हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसका नाम है प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये हमने वीडियो जो बनाई है इसमें वो सारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड नोट्स हमने इंक्लूड किए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपनी 3 वीडियोज़ में पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास हम ग्लाइकोलिसिस पर लाएंगे एंड नेक्स्ट वन हम क्रैब साइकिल और ईटीसी पर लाएंगे। तो 3 वीडियो क्लासेस में हम अपना पूरा प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन ख़त्म करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने नोट्स में मेंशन किया है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, मूवमेंट, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ प्रोसेस होती हैं बॉडी की, ठीक है, जिसके लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि यह एनर्जी प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में रहती है। सो दीज एनर्जी आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट यूज ग्लूकोज। एग्जाम्पल है कि प्लांट्स ग्लूकोज का यूज़ करते हैं अपनी इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है, एक मिनट, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ना कि रिडक्शन, जिससे CO2 बनती है, H2O बनता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। साथ ही साथ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स CO2 एंड H2O। तो पॉइंट नोट कर लें, ये रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है, ये एक इक्वेशन है, इसमें मैंने इक्वेशन में एक्सप्लेन किया है पॉइंट। ये ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते क्या हैं, 6 CO2 बनता है, 6 H2O बनते हैं एंड एनर्जी 673 किलो कैलोरी की फॉर्म में रिलीज होती है। ओके, इसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल वे में बात करें तो C6H12O6 ग्लूकोज होता है, 10 मॉलिक्यूल H2O के इसमें यूज होते हैं, 38 ADP। एक मिनट, तो जैसे कि हम बता रहे थे 38 ADP मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जिनके साथ 38 फॉस्फेट जुड़कर 38 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको नोट करना है कि रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रेस्पिरेशन में 38 ATP बनते हैं, 10 H2O मॉलिक्यूल यूज होते हैं। ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट हमने नोट किए हैं। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स ऑक्सीजन वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से लेते हैं। पॉइंट याद रखना, अगर प्लांट को रेस्पिरेशन करना है तो वो अपनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है या फिर फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन का कुछ पार्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ऑक्सीजन बनती है, तो उसका कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज़ होता है और बाकी शेष पार्ट जो है, यानी बचा हुआ जो पार्ट है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, चला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। पॉइंट याद रखना, कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा ब्रेकडाउन होता है। ओके, कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंथेसिस होता है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल चाहिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 ATP हमें प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। तो आप सभी को सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि हमें रेस्पिरेशन में क्या करना होता है। इसके बाद है, ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से 28 ATP बनते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो इसे कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन।
ओके, इसे कहेंगे कंप्लीट। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो इसे कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स जो है 38 एटीपी बनते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 38 एटीपी बनते हैं, और जब ऑक्सीजन नहीं होती तो उसकी एब्सेंस में 28 एटीपी बनते हैं, जिसे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा इनकम्प्लीट और कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, 38 एटीपी जो बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं। जैसे कि हमने मेंशन किया था, आपको कुछ अलग जरूर मिलेगा। 2 एटीपी जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर बनते हैं, और 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। तो पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे कि 38 एटीपी कहाँ कहाँ पर बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स का है स्टूडेंट्स, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को एरोब्स कहते हैं। ओके, इसके बाद इसमें ग्लूकोज से CO2, H2O और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि रेस्पिरेशन में CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट है, हमने एक रिएक्शन जो हमने पहले स्टडी किया था उसी को दोबारा से मेंशन किया है, तो इस बार आपकी ये याद हो जानी चाहिए। C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट हैं 6 CO2, 6 H2O एंड 673 किलो कैलोरी। तो आपको एटीपी की फॉर्म जो बन रही है, 38 एटीपीज़ की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये पॉइंट याद रखना, रेस्पिरेशन से जो भी एनर्जी निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है, क्योंकि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो पॉइंट नोट कर लेना, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स मेनली होते हैं, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। साथ ही साथ जो लास्ट में चलता है ETC, ये क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को ATP में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, NADPH। ओके, तो इसको ये कन्वर्ट करता है, और जैसे कि क्रैब साइकिल में NADH और FADH बनते हैं, तो ये इनको कन्वर्ट करता है किस में, ATP में। ओके, इसके बाद हम जब ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जिन ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेशन होता है उन्हें एनारोब्स कहते हैं। तो पॉइंट्स आप सभी को समझ आ गया होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 एंड इथाइल अल्कोहल बनते हैं। इसके बाद हमने एक नोट पॉइंट बनाया है, कभी कभी सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड भी रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। इसके बाद इस तरह के रेस्पिरेशन को, यहाँ पर हमने एक पॉइंट मेंशन किया है, आप इस पर ध्यान दें। इस तरह के रेस्पिरेशन को इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपके लिए बिल्कुल नया है। इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। इसके बाद है, एक मिनट, तो जैसे कि इस इक्वेशन में हमने बताया है, ये ग्लूकोज है। ओके, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बना, इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 28 किलो कैलोरी एनर्जी।
एक पॉइंट याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, पॉइंट याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसके बाद जर्मिनेटिंग सीड और कुछ फ्रूट होते हैं, यानी कि जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड जर्मिनेट हो रहा है सॉइल के अंदर, एंड एप्पल कुछ समय के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो पॉइंट याद रखना, एप्पल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई और बैक्टीरिया, यानी कि कवक और जीवाणु में, फंजाई और बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ओके, इसके बाद है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन सेम होता है, यानी कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो पायरुविक एसिड तक सेम तरीके से होता है। उसके बाद पायरुविक एसिड जो है इथाइल अल्कोहल में, या पायरुविक एसिड जो है आपका CO2 H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक का जो सफ़र है वो दोनों का समान होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लास्ट प्रोडक्ट CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो लास्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के CO2 वाटर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में CO2 व इथाइल अल्कोहल बनते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं रेस्पिरेशन के। ओके, रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट को हमने मेंशन किया है, कई बार क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट होता है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो रेस्पिरेशन में एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, यानी कि एनी प्रोडक्ट विच हैव यूज्ड एज अ फ्यूल इन रेस्पिरेशन, जिसको हम रेस्पिरेशन में ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि उसी से हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स। इसके बाद वो रेस्पिरेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज़ होते हैं उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब तक एग्जामिनेशन में मैंने नहीं देखा है, आगे आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये आ सकता है कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किस में होता है या किसका होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है और फैट का होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ओके, इसके बाद जिस रेस्पिरेशन में प्रोटीन यूज़ होती है उस रेस्पिरेशन को प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने अपना रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट किया। ओके, तो आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको जो भी बायोलॉजी की क्लास चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।